बोलो। जय हिंद दोस्तों, मैं आप साहब राणा, आपका बायोलॉजी मेंटर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन जो हमारा चल रहा था यूनिट, उसका आज तीसरा लेक्चर होगा। तो कल हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ओके, तो हम लोग देख रहे थे कि कल हम लोग पढ़े थे, हम लोग का लास्ट सेशन जो था वह कुछ लैंगिक पे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि लैंगिक जनन पे जाकर के समाप्त हुआ था। तो हम लोग उसके आगे आज समाप्त शुरू करेंगे कि लैंगिक जनन से आगे कौन कौन सा प्रोसेस हो सकता है। ओके, तो हम लोग इस सेशन में लगातार जुड़े रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। बस मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है और आपको कुछ हमसे पाने की, तो हम दोनों इस कड़ी में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिंपल सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे देखते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज देखते हैं। एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ किस चीज का, तो फेज का मेंशन किया हुआ। फेज यानी क्या होता है, तो अवस्था। जैसे देखेंगे कि क्या होता है, सिंपल सा कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जन्म लेता है, हम कल बताए थे कि ये था मेल और ये क्या था, फीमेल। दोनों आपस में, दोनों का गैमेट जब फ्यूजन करता है तो ये टावर बन रहा है। ओके, तो या तो ये एक कंडीशन किसमें हो सकता है, एनिमल का कंडीशन हो सकता है, या तो दूसरा कंडीशन किसका हो सकता है, प्लांट का। यही दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो एनिमल का या फिर किसका, प्लांट का। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये अगर कोई टावर जन्म ले रहा है, तो अगर मान ले कि इसका कुछ ना कुछ सर्टेन लाइफ स्पान होगा, कुछ ना कुछ इसकी जो जीवन आयु होती है, जीवन आयु होगी, तो इसके जीवन आयु में बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे मेटामॉर्फोसिस आएंगे, रूपांतरण आएंगे, कायांतरण जिसको हम लोग हिंदी में भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे आएंगे, तो उनको कितने फेजों में बांटा गया है, जरा उस चीज के बारे में बात कर ले। तो इसको जो है वह इसको 3 फेजों में बांटा गया। कितने फेजों में इसको बांटा गया, तो इसको 3 फेजों में बांटा गया। ओके, कौन कौन सा फेज है, हम तीनों के बारे में देखेंगे। पहला फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कायिक अवस्था, कायिक अवस्था, या फिर इसी के लिए, इसी में मतलब जंतु के लिए जो होता है वह जुवेनाइल फेज यूज किया जाता है। जुवेनाइल फेज हो गया, जुवेनाइल फेज। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा कौन सा, रिप्रोडक्टिव फेज यानी जनन अवस्था। और तीसरा होता है सेनिसेंस फेज। ओके, तीसरा जो होता है वह कौन सा फेज होगा, तो सेनिसेंस फेज होगा। अब इसको भी देखते हैं, सेनिसेंट फेज जिसको हम लोग बोलते हैं जीर्णता अवस्था। अब हम लोग देखते हैं सिंपल सा, फर्स्ट में है कायिक प्रवस्था, जिसको हम लोग प्लांट के लिए कायिक प्रवस्था, वेजेटेटिव फेज, और जंतु के लिए, एनिमल के लिए तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं, एनिमल के लिए यूज करते हैं हम लोग कौन सा, तो जुवेनाइल फेज। जैसे कोई भी जीव अगर जन्म ले रहा है, तो उसके जन्म से लेकर के उसके कायिक अवस्था आने तक, सॉरी जनन अवस्था आने तक, तो जनन अवस्था जो आ रहा है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कायिक अवस्था। फिर वहां से लेकर के जनन अवस्था हो गया, और जनन अवस्था से फिर इसके बीच के लेकर के हम लोग बोलते हैं जनन अवस्था। और फिर हम लोग जनन अवस्था से लेकर के, और जैसे देखते हैं वृद्धावस्था में क्या होता है कि इसी को हम लोग बोलते हैं एजिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजिंग, यानी बुढ़ापा आना वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो हो गया। तो अगर ये टाइम पीरियड बिटवीन है सेक्सुअल मैच्योरिटी तक टाइम जो आता है, तो उसके सेक्सुअल मैच्योरिटी तक जो टाइम आता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉरी जुवेनाइल फेज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेजेटेटिव फेज। क्लियर हो गया। अब हम ये चीज देख लिए, तो सभी पादपों का क्या होगा कि अलग अलग होगा, कायिक अवस्था अलग होगा, जनन अवस्था अलग होगा, और जीर्णता अवस्था क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ में एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है। एक तो देखिएगा कि 1 वर्षीय पौधा की बात किया हुआ है, 2 वर्षीय पौधा की बात किया हुआ है, और बहुवर्षीय पौधा का बात किया हुआ है। ओके, तो हम लोग देखते हैं किसके किसके बेस पे, तो कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ वेजेटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, वेजेटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, यानी इसके लेंथ के बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो 1 वर्षीय पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, 2 वर्षीय, और कौन सा, तो बहुवर्षीय। तो देखें, सबसे पहले एक होता है एनुअल प्लांट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं 1 वर्षीय पौधा। क्लियर। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, तो
एनुअल प्लांट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक वर्षीय पौधा बोलते हैं। क्लियर? एक वर्षीय पौधा क्या होता है, सुनिएगा, जिसके जीवन का सभी फेज जो होता है, चाहे वह रिप्रोडक्टिव फेज हो, चाहे वह वेजिटेटिव फेज हो, चाहे वह सेनेसेंस फेज हो, कोई भी फेज हो, अगर विद इन 1 ईयर हो जाता है, कितने दिनों में, तो विद इन 1 ईयर अगर कंप्लीट हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनुअल प्लांट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल प्लांट। ओके तो एनुअल प्लांट हो गया। अब एनुअल प्लांट में देखेंगे कि कौन कौन सा, जैसे हम लोग बात कर लें धान का बात कर लें, फिर किसका बात कर लें, गेहूं का बात कर लें। देखते हैं इसका जीवन काल हमने पहले भी पढ़ा था कि लगभग 4 से 6 महीने का होता है, 4 to 6 मंथ्स का होता है। तो ये कौन सा है, एनुअल प्लांट है। ठीक है, अब एनुअल प्लांट के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म जो इसमें यूज करता है, ये कहता है कि मोनोकार्पिक भी होता है। ये कैसा होता है, तो मोनोकार्पिक होता है। ओके, मोनोकार्पिक क्या है, सो देखेंगे। क्लियर? तो मोनोकार्पिक क्या होता है, यानी एक ही बार, जैसे धान है, चलो धान का पौधा हम लोग क्या किए, लगाएं। ठीक है, यानी धान का जो भी होता है, गेहूं का बीज छींटे, 4 से 6 महीने में एक जो पौधा था उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने बार फल निकलेगा, तो एक ही बार। उसके बाद फिर 1 साल के अंदर उस फसल को भी हटा लेते हैं। तो इसी परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक। इसी परिस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। तो मोनोकार्पिक समझ में आ गया कि यानी ये जो होता है ना, मतलब कह सकते हैं कि ये जो प्रोड्यूस करता है किसी भी फ्रूट को, तो एक ही बार करता है। कितने बार, एक बार इन अ लाइफ, यानी ये फल को 1 साल में कितने बार दे, मतलब अपने पूरे जीवन काल में भी एक ही बार देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक। ओके, तो एनुअल समझ में आ गया और मोनोकार्पिक समझ में आ गया। फिर एनुअल के बाद अगर देखें तो दूसरा आता है बाइएनियल प्लांट। दूसरा कौन सा आता है, बाइएनियल, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विवर्षीय। क्या इसको हम लोग बोलते हैं, द्विवर्षीय। द्विवर्षीय यहां से क्लियर होगा कि 2 वर्षों की बात कर रहा है। तो 1 वर्ष तो इसका होता है वेजिटेटिव फेज का। क्लियर? 1 वर्ष किसका होता है, वेजिटेटिव फेज का, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बाइएनियल प्लांट में फर्स्ट जो होता है रिप्रोडक्टिव फेज होता है, सॉरी वेजिटेटिव फेज, सेकंड जो होता है वह रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट करता है, एंड देन क्या होता है, इसकी फाइनली डेथ हो जाती है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइएनियल प्लांट बोलते हैं। तो बाइएनियल प्लांट का भी देखेंगे कि एग्जांपल कौन कौन सा। तो बाइएनियल प्लांट में हम लोग देखेंगे कि कौन सा हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैबेज यानी गोभी, और दूसरा कौन सा आता है, रेडिश। दूसरा कौन सा, तो रेडिश। तो एक तो कैबेज, दूसरा कौन सा, तो रेडिश है। ओके, अब यहां पर हम लोग फिर देखेंगे दूसरा कौन सा, तो रेडिश की बात करते हैं। अब फिर इसके साथ देखते हैं कि ये जो बाइएनियल प्लांट है, बाइएनियल प्लांट में कहता है कि ये मोनोकार्पिक होता है। ये कैसा होता है, तो ये भी मोनोकार्पिक। ये भी कैसा होता है, तो मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का जस्ट अभी हम एग्जांपल समझा चुके हैं हम आपको कि अपने जीवन में सिर्फ एक बार फ्रूट्स देगा, तो ये मोनोकार्पिक प्लांट होता है। क्लियर है? अब हम यहां से मोनोकार्पिक के बाद देखेंगे किसके बाद, तो एक तो देख लिए एनुअल क्या होता है, दूसरा देख लिए बाइएनियल क्या है, तीसरा देखेंगे हम लोग पेरिनियल का। तीसरा किसका देखेंगे, पेरिनियल का देखेंगे। ठीक है ना, पेरिनियल जिसको हम लोग बोल सकते हैं बहुवर्षीय पौधा। किसको बोल सकते हैं, बहुवर्षीय पौधा। क्लियर है? अब हम लोग बहुवर्षीय पौधा का भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि बहुवर्षीय पौधा सिंपल सा, जब हम लोग एक चीज देखते होंगे आम, लीची, कुछ भी का बात कर लें, तो इसका सिंपल एग्जांपल हम आम से लेकर के समझाना चाहेंगे। आम के पौधा को लगाते हैं, यानी आम के पेड़ को जब लगाते हैं तो देखते हैं कि 3 या 4 साल बाद उसमें आम होता है। फिर देखते हैं कि अल्टरेशन ऑफ ईयर, ठीक है, यानी 1 साल गैप करके या फिर हम लोग आर्टिफिशियली कंटिन्यू भी करा लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि हर साल क्या करते हैं, उससे हम आम ले लेते हैं। पौधा पेड़ वही होता है, लेकिन हर 1 साल उस पेड़ से हमको फ्रूट जो होता है वह प्राप्त होता है। तो वैसे पौधे को हम लोग बोलते हैं बहुवर्षीय पौधे। तो बहुवर्षीय पौधे जो होता है यह मोनोकार्पिक भी होता है और कैसा होता है, तो पॉलीकार्पिक। बहुवर्षीय पौधा जो होता है वह कैसा होता है, यानी इसकी बात कर लें तो ये कैसा होता है, मतलब मोनोकार्पिक भी और कैसा होता है, तो पॉलीकार्पिक भी होता है। दोनों देखेंगे, पॉलीकार्पिक। ओके, मोनोकार्पिक और दूसरा कौन सा, तो पॉलीकार्पिक।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ से। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मोनोकार्पिक मतलब अपने जीवन काल में सिर्फ कितना बार देगा, तो एक बार। और पॉलीकार्पिक मतलब क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि एक ही बार देगा, हो सकता है कि फिर नेक्स्ट ईयर भी मिले इससे, उसके नेक्स्ट ईयर भी मिले। जैसे आम में, लीची में भी देखने को मिलता है, नीम में भी देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। तो इसको हम लोग फिर से समझेंगे कि एक तरफ देंगे, किसकी बात करेंगे, मोनोकार्पिक, और दूसरा तरफ कौन सा, तो पॉलीकार्पिक। दूसरा कौन होगा, तो पॉलीकार्पिक प्लांट, यानी मोनोकार्पिक एंड कौन सा, पॉलीकार्पिक। इसको हम लोग बहुवर्षीय, कौन सा वर्षीय, तो बहुवर्षीय। अब ध्यान देते हैं, मोनोकार्पिक बहुवर्षीय, हम जानते हैं हमारा एनसीईआरटी मेंशन करता है कि बांस जो होता है, बांस का जो 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार, तो हम लोग कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, बांस। देख लिए बांस के बारे में कितना, तो 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार पुष्पन की क्रिया होती है, मतलब पुष्प लगते हैं उस पर। फिर दूसरा एग्जाम्पल देता है इसका स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम लोग बोलते हैं नीला कुरेंजी। कौन सा बोलते हैं, नीला कुरेंजी बोलते हैं। क्लियर है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना के बारे में कहता है कि 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प लगते हैं। क्लियर। अब देखते हैं, कहता है एनसीईआरटी मेंशन करता है कि पिछले साल 2006 में दिखाई दिया था, तो आने वाले साल में कब दिखाई देगा, तो 2018 में। जबकि हम लोग तो जी रहे हैं 2023 में। तो चलिए, अगर पिछले साल 2018 में दिखाई दिया, तो अब कब दिखाई देगा, तो 2030 में दिखाई देगा। क्लियर है। अच्छा देखिए, नीला कुरेंजी, क्योंकि इसमें जो है ना, यह किस कलर का पुष्प लगता है, तो इसमें ब्लू कलर का पुष्प लगता है। ओके, ब्लू कलर का पुष्प लगता है। अब हम इसकी बात कर लें कि यह होता कहां पे है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कह सकते हैं केकेटी या फिर टीकेके, कुछ भी याद कर लें, कोई इशू नहीं है। हम लोग ऐसे ज्योग्राफी के लैंग्वेज में कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत पे। ओके, पश्चिमी घाट, जिसको हम लोग सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो इतना आई होप कि समझ में आया होगा आपको। पुष्प किस कलर का होता है, तो ब्लू कलर का होता है। और कहां पे होता है, तो कर्नाटक में होता है, केरल में होता है और तमिलनाडु में। कौन सा, नीला कुरेंजी, और कौन सा, बांस। बांस में सिर्फ एक बार, दोनों को ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पॉलीकार्पिक की, बात कर लेते हैं। तो पॉलीकार्पिक में देखते हैं कि क्या होता है कि इसमें वेजेटेटिव फेज और क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज क्लियर नहीं, स्पष्टता नहीं दिखाई देता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखना चाहेंगे। इसका एग्जांपल किसको ले सकते हैं, नीम को हम लोग आराम से ले सकते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो किसको, नीम को। दूसरा एग्जांपल तो हम मैंगो को समझा ही है अभी। दूसरा किसका, तो मैंगो का। तो इतना हो गया, आई होप सो कि समझ में होगा। तो एनुअल प्लांट, बाइएनियल प्लांट, पेरिनियल प्लांट, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, हम सब समझ चुके हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चल रहा है प्रेमार में। ओके, अब यहां पर समझने का कोशिश करेंगे कि होता क्या। ठीक है, अब हम लोग रिप्रोडक्शन की थोड़ा सा बात कर लें। क्लियर। तो हम लोग अब किसकी बात करेंगे, थोड़ा सा यहां से रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन यहां पे हम नहीं करा रहा है, लेकिन थोड़ा सा बता रहा है। प्रजनन हमने पहले भी पढ़ चुका था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, यानी उनका जो प्रोडक्ट होता है वह सेम एज कह सकते हैं कि पेरेंट जैसा। तभी तो हम लोग कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन में जो जीव जन्म लेते हैं वह अपने पेरेंट के बिल्कुल समान होते हैं, जिसकी वजह से उनको क्लोन कहा जाता था। जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं देखा गया है। लैंगिक जनन में सिर्फ आकारिकी रूप से समान होता है, लेकिन आनुवांशिकी रूप से भिन्न। जबकि अगर देखा जाए जेनेटिक्स में, आपने थोड़ा सा देखा होगा कि 99.99% क्या होता है, जीन समान होता है, यानी 0.1% क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हम में और आप में जीन कितना का अंतर होगा, सिर्फ 0.1% का, ज्यादा नहीं होता। बहुत हद तक हम लोग समान है। अब कैसे, आपके पास भी 2 हाथ, मेरे पास भी, आपके पास भी 2 पैर, मेरे पास भी, आपके पास भी 2 आंख, मेरे पास भी। यानी हम लोग देखा जाए तो मोस्ट ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बस कुछ ही होते हैं जो क्या होते हैं, डिसिमिलर, यानी असमान होते हैं।
तो हम लोग अब किसकी देखें, तो रिप्रोडक्शन का देखें। तो हम लोग रिप्रोडक्शन में देखते हैं दो टाइप का इसमें दिया हुआ, एक तो दिया हुआ मौसमी प्रजनक, क्लियर, एक देता है मौसमी प्रजनक और दूसरा कौन सा देता है, तो सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक को हम लोग बोलते हैं सीजनल ब्रीडर, मौसमी प्रजनक को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर, और सतत प्रजनक को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर और कौन सा, तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। अब समझ लेते हैं इस चीज को, नाम से इसमें स्पष्टता दिख रहा होगा आपको कि कह रहा है मौसमी, यानी इसका एक सर्टेन मंथ होता है, लाइक कि हम लोग अभी अक्टूबर चल रहा है तो वही सितंबर अक्टूबर के इसका करीब टाइमिंग होता है। इस मंथ में क्या करते हैं कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, लाइक ज्यादातर देखा गया कि एनिमल को देखा गया, क्लियर, एनिमल को देखा गया तो उनमें होता है, क्लियर, जैसे हम लोग बात कर ले किस चीज का, तो कुत्ता का बात कर ले, फिर किसका बात कर ले, बिल्ली का बात कर ले, तो इन सब का जो होता है यह इनमें एक साइकिल चलता है जिसको जस्ट हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी इतना समझे पहले कि एक सर्टेन टाइम होता है, उसी सर्टेन टाइम, तो सर्टेन टाइम यानी प्राकृतिक कुछ भी चीज बनाती है बहुत सोच समझ करके बनाती है। जैसे हम लोग मैमल्स क्लास के हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों में पेरेंटल केयर काफी ज्यादा बेहतर होती है सभी ऑर्गेनिज्मों से। हम लोग कह सकते हैं जैसे हम लोग को थोड़ा सा भी ठंड की अनुभूति होता है, एहसास होता है, तो हम अपने ठंड के लिए कुछ ना कुछ लाइक कंबल, रजाई, गद्दा वगैरह जो भी होता है यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या हम कभी ये चीज सोचे हैं कि भाई चलो कुत्ता को भी यार कंबल रजाई दे दे, नहीं। तो उनको नेचर से खुद फाइट करना पड़ता है फेवरेबल में लाने के लिए, क्लियर। तो ये कुछ ऐसे इनके मंथ होते हैं मार्च के करीब, ठीक है, तो उनमें क्या करते हैं ये लोग अपना एक फेवरेबल कंडीशन देख करके, अनुकूल परिस्थिति देख करके इसमें अपने बच्चे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ताकि इनका बच्चा आराम से उस एनवायरमेंट में, उस वातावरण में सरवाइव कर सके, ग्रो कर सके। लेकिन दूसरा आता है एक कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, जिसको हम लोग बोलते हैं सतत प्रजनक, नाम से यह सतत, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, यानी हम लोग कह सकते हैं कि लगातार, ऐसे कह सकते हैं कौन सा, लगातार, यानी वर्ष के किसी भी महीने में, ठीक है, वर्ष के किसी भी महीने में ये कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो ब्रीड कर सकते हैं, यानी किसी प्रोजेनी को जन्म दे सकते हैं। तब तो हम लोग देखते हैं मैमल्स में कि जनवरी में किसी का डीओबी होता है, तो फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त वगैरह वगैरह, दिसंबर तक, यानी किसी भी महीने में क्या होता है उनका जन्म हो सकता है। रीजन दैट्स व्हाई बिकॉज कि उसमें हम लोग कह सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म से पेरेंटल केयर जो होता है इनमें काफी अधिक पेरेंटल केयर होता है। पेरेंटल केयर मतलब होता है माता पिता द्वारा देखभाल, ठीक, तो इनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको सीजनल ब्रीडर और कौन सा, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। अब सीजनल ब्रीडर, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर के बाद हम लोग समझेंगे एक कंडीशन, रिप्रोडक्टिव साइकिल, हम लोग शॉर्ट में इसको लिखते हैं रिप्रो साइकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं जनन चक्र, क्लियर। तो जनन चक्र मेनली आप अपने किताब में क्या कितना पढ़ना पड़ता है, दो, एक तो दिया हुआ हमारा स्ट्रस साइकिल यानी मध्य चक्र, और दूसरा हमको दे रखा है कौन सा है, तो दूसरा दे रखा है हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा दे रखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र। ऐसे विशेष इसको हम लोग लेसन थर्ड में समझेंगे, लेकिन ऐसे यहां पर बिल्कुल एकदम आराम आराम से समझना है। अब क्या लिखता है कि एक देता है प्राइमेट वर्ग का स्तनधारी, आप क्लास 11 के लेसन 4 एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा फाइलम के आप पढ़ेंगे, कॉर्डेटा फाइलम के गैनाथोस्टोमा के वर्टिब्रेट मतलब वर्टिब्रेटा के गैनाथोस्टोमा के टेट्रापोडा के सबसे लास्ट क्लास जो होता है वो होता है मैमल यानी स्तनधारी। तो स्तनधारी में आपने इसके बारे में थोड़ा सा देखा होगा, वहां पर स्तनधारी के बारे में पढ़ेंगे कि स्तनधारी का जो मैमल्स होता है उनका बेसिक फीचर क्या होता है। तो यहां पर ये दे रखा कि प्राइमेट वर्ग का स्तनधारी, किस वर्ग का स्तनधारी, तो प्राइमेट, हिंदी में भी इसको प्राइमेट वर्ग ही लिखा, ठीक है। तो कहता है कि एक होता है नॉन प्राइमेट, दूसरा कौन सा होता है, तो प्राइमेट। तो कहता है कि ये जो स्ट्रस साइकिल जो होता है वह नॉन प्राइमेट वर्ग के स्तनधारी में पाया जाता है। स्ट्रस साइकिल किसमें, तो नॉन प्राइमेट। इसको और नॉन प्राइमेट को समझना चाहेंगे तो कैसे, सिंपल सा कि एक जगह देखे हम लिखा हुआ था कि जिसका सिर खंड में विभक्त हो, जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो जिसका सिर जो होता है वह खंडों में विभक्त होता है ना, वो प्राइमेट वर्ग का स्तनधारी है, और जिसका सिर खंडों में विभक्त नहीं होता है वह नॉन प्राइमेट वर्ग का स्तनधारी है। तो जो नॉन प्राइमेट वर्ग का स्तनधारी है उसमें कौन सा चक्र होता है, तो स्ट्रस साइकिल यानी मध्य चक्र होता है। और जिसका सिर खंडों में विभक्त होता है यानी जो प्राइमेट वर्ग का स्तनधारी है उनमें कौन सा चक्र होता है, तो ऋतुस्राव चक्र होता है। क्लियर। अब कुछ इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या होता है मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र। तो हम लोग देखते हैं, आप क्लास 12th के लेसन 3rd नंबर में पढ़ेंगे कि जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनियस मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आप पढ़े होंगे लेसन 3rd में। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में आप देखेंगे कि 4 होता है, वो कौन कौन सा होता है, कोरियन, फिर सेकंड में देखेंगे एमनियन, तीसरा देखेंगे हम लोग एलेंटोइस, और चौथा देखेंगे हम लोग योक सैक। क्लियर। ये 4 जो होता है यह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ ये 4 परत आती हैं। ऐसा नहीं है सब में आता है, कुछ में ये एब्सेंट। जैसे मैमल्स की बात करें तो योक सैक, हम लोग इवोल्यूशन कितने टॉप क्लास पे पहुंच चुके हैं कि हम लोगों में योक सैक अब क्या होने लगा, एब्सेंट होने लगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं, अभी समझते हैं। तो बात करता है दोनों जो होता है वह दोनों में प्लासेंटा होता है। दोनों में क्या होता है, प्लासेंटा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये भी प्लासेंटल मैमल है। तो ये भी दोनों कैसा है, ये भी हम लोग यहाँ पे एक ही तरफ लिखेंगे और दूसरा से ऐसे करके काम चलाएंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रस साइकिल जो होता है उसमें भी और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें भी दोनों ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है, तो प्लासेंटा पाया जाता है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब दूसरा देखते हैं कि स्ट्रस साइकिल में क्या कहता है कि इसमें एक निश्चित, जैसे कहता है कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म में एक साल में जिनमें स्ट्रस साइकिल ही होता है 2 बार उनमें गर्भाधारण करने की कैपेसिटी हो सकती है। स्ट्रस साइकिल 2 बार आता है। क्लियर। स्ट्रस साइकिल जब आता है यानी जिस ऑर्गेनिज्म में स्ट्रस साइकिल होता है तो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन उनका शरीर का तापमान काफी बढ़ा होता है। तब तो हम लोग देखते होंगे कि जो भी डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, वेटनरी डॉक्टर, तो क्या होते हैं थ्रू विजाइना उनके बॉडी के अंदर हाथ को इंसर्ट करते हैं, तो फिर सीमेन को इंजेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एआई। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्यसेचन। तो जो एआई जो डॉक्टर सब करके आते हैं वेटनरी वाले, तो एआई मतलब जैसे वजाइना के थ्रू अपने हाथ को किसी गाय हो गया या भैंस हो गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म हो गया, जब उसके बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो फिर उनको पता कैसे चलता है कि यही उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है जिसमें हमको स्पर्म को इंजेक्ट करना है। तो फिर उसी से पता चलता है, क्योंकि उसके बॉडी का वो ऑर्गन जो होता है ना वो काफी गर्म होता है उस टाइम तक के। क्लियर। जबकि इसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 महीने में सिर्फ एक यानी 28 दिनों का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 28 दिनों में सिर्फ एक ही एग रिलीज करती है। क्लियर हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, हम लोग मैमल्स में आगे अगर क्लास में पढ़ेंगे तो एक पढ़ना भी होता है सुप्रा ओव्यूलेशन क्या है। सुप्रा ओव्यूलेशन जिसमें आर्टिफिशियली तरीके से बहुत सारे ना, ओव्यूलेशन मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अंडोत्सर्ग इसको हिंदी में बोलते हैं, अंडाशय से अंडाणु का निकलना। तो सुप्रा ओव्यूलेशन करा करके बहुत निकाल सकते हैं। तो इसमें भी जनरली कितना होता है, वो तो एक ही होता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल याद रखना होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग याद रखते हैं सिंपल सा, कि मंकी फैमिली का जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मंकी फैमिली का, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जैसे कौन कौन सा क्या सकते हैं, बंदर, दूसरा में कौन सा लंगूर, और तीसरा में कौन सा तो मनुष्य। तीसरा में कौन सा तो मनुष्य, यानी बंदर, लंगूर और कौन सा मनुष्य। बाकी अगर इधर देख ले तो क्या सकते हैं, गाय, भैंस। क्लियर। इन सब में कैसा होता है तो स्ट्रस साइकिल होता है। तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रस साइकिल दोनों को पढ़ लिया है। क्लियर। अब यहां से देखेंगे कि इसके आगे क्या देखना है। क्लियर हो गया अब इतना तक के। अब हम लोग फिर देखेंगे इसके आगे क्या समझेंगे।
इवेंट को देखना चाहेंगे कि घटना, जो हमारा एनसीईआरटी यानी सबसे हम लोग कह सकते हैं कि सबसे लास्ट वाले टॉपिक पे चल रहे हैं, मतलब इवेंट तीनों समाप्त होगा और ये लेसन खत्म, उसके बाद टेस्ट होगा। तो हम लोग क्या इवेंट पढ़ना होता है इसमें, तो इवेंट 3 होते हैं, सिंपल सा डायरेक्ट या पढ़ेंगे। एक तो होता है निषेचन की घटना, चलिए बीच का ही हम लोग लिखते हैं सबसे पहले। पहला कौन सा होता है, निषेचन की घटना, क्लियर। तो अब देखिए, एक इसके पहले है और एक इसके बाद है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो निषेचन के बाद है तो हम लोग कह सकते हैं निषेचन पश्च, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्लियर। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये है क्या, क्लियर। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या हो सकता है। सिंपल सा यहां देखेंगे कि निषेचन पूर्व घटना कह रहा है, निषेचन के पहले, तो निषेचन के पहले कौन सी घटना हो सकता है, तो भाई निषेचन करने के लिए हम जानते हैं कि अपने को चाहिए क्या क्या चीज, गैमेट चाहिए, क्लियर। गैमेट का निर्माण होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं पहला कि निषेचन पूर्व में होगा युग्मक का निर्माण। क्या होगा, पहला तो युग्मक का निर्माण, ये हो गया। अब दूसरा देखिएगा, अगर युग्मक का निर्माण हो रहा है तो हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो होता है वह मेल गैमेट जो होता है वह नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है। इसका यह मतलब कि युग्मक को अब वहां से उठा करके कोई दूसरे जगह तो ले जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं युग्मक का स्थानांतरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक का स्थानांतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ क्या चीज, तो गैमेट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो हम लोग पहले युग्मक का निर्माण देखेंगे, उसके बाद कौन सा देखेंगे, तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट। युग्मक का निर्माण बेसिकली यहां पर हम लोग ऐसे ज्यादा देखेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ करके आ चुके, तो वहां पे पिछले वाले लेक्चर में कि युग्मक का निर्माण कैसे, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे युग्मक का निर्माण, थोड़ा सा हम लोग मनुष्य के कंडीशन में समझाते हैं। देखते हैं कि मेल की बात करें, अगर मनुष्य में मेल की बात करें तो लगभग 11 से 13 वर्ष का किशोरावस्था होता है, उसके बाद ही उसमें स्टार्ट होता है बनना। जबकि फीमेल में अगर देखा जाए तो फीमेल में 25वें सप्ताह से ड्यूरिंग IUL यानी इंट्रा यूटेराइन लाइफ जो होता है, यानी कह सकते हैं कि जब मतलब जब वो जो अगर प्रोजेनी अगर फीमेल है, यानी बच्चे जो जन्म ले रही है अगर वो मादा है, तो कह सकते हैं कि उनमें ओवा का बनना, इनमें ओवा भी कहना सटीक नहीं होगा लेकिन समझाना है तो समझ लेंगे इसको, इनमें ओवा का बनना जब वो उनकी मम्मी प्रेग्नेंट रही होंगी, जब वो उनकी माता प्रेग्नेंट रही होंगी, तो उनके प्रेगनेंसी के टाइम में ही 6ठे महीने में ही उनमें ओवा का बनना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो क्लियर हो गया, यानी लगभग उस समय 70 लाख के करीब बनता है। तो हम लोग ये चीज देख लिए, तो युग्मक का निर्माण हो गया। अब युग्मक का स्थानांतरण की बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ किस चीज की बात करेंगे, गैमेट का। तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट होगा कैसे, क्लियर, इसका भी सबका चीज देखेंगे। तो इतना तक अभी हम लोग देख रहे हैं। दूसरा कौन सा है, युग्मक का स्थानांतरण। तो युग्मक का स्थानांतरण कैसे देखेंगे, सिंपल सोचते हैं। हम लोग देखते हैं कि मेल गैमेट में टेल होता है, प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूंछ, क्लियर। तो टेल प्रेजेंट होता है ना, कुछ में फ्लैजिला होता है, कुछ में सीलिया होता है। अच्छा, अगर प्लांट की बात कर लें तो प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में हम लोग देखते हैं कि कभी परागन का प्रोसेस जो करना होता है तो देखते हैं कभी घोंघा द्वारा परागन हो रहा है, तो कभी चींटी द्वारा परागन हो रहा है, तो कभी वायु द्वारा परागन हो रहा है, तो कभी जल द्वारा परागन हो रहा है, तो कभी चमगादड़ द्वारा परागन हो रहा है, तो कभी जीव जंतु द्वारा परागन हो रहा है। यानी सबका एक स्पेसिफिक नेम है। हम लोग इन सब स्पेसिफिक नेम को और इसके आगे को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।